हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ईवीएस की संपूर्ण एनसीईआरटी बेस होगी। आज ईवीएस के हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं पहले आपके साथ प्लांट पौधों के बारे में डिस्कस करूंगी, फिर आपको पशु के बारे में और पक्षियों के बारे में, फिर मकान के बारे में डिस्कस करूंगी। मकानों में मैं सभी मकानों के बारे में नहीं डिस्कस करूंगी, जिन जिन मकानों से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है उनके बारे में। और कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हुई, तरुण भारत संघ हुआ, मधुबनी हुई, मधुमक्खी हुई। इन हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी जहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। उसमें भी सबसे पहले है नेपेंथिस पौधा। नेपेंथिस पौधे के कई नाम हैं फ्रेंड्स। इसे घटपर्णी पौधा, शिकारी पौधा, चालाक पौधा भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं ये पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन तो यही पूछ लिया है कि ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये जो आपको पौधा दिख रहा है, ये जो घड़े की आकृति का बना हुआ है, तो ये क्या होता है, जब छोटे कीड़े मकोड़े इस पौधे पे बैठते हैं तो जो इसका ढक्कन है ये बंद हो जाता है और ये उनका शिकार कर लेता है। ये छोटे कीड़े मकोड़े और जीवों का शिकार क्यों करता है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। छोटे कीड़े मकोड़े इसके पास जाते कैसे हैं? तो इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जिससे आकर्षित होकर के कीड़े मकोड़े इसके पास इस खुले हुए भाग पे बैठते हैं और ये अपने ऊपर वाले कैप को, ढक्कन को बंद कर देता है, जिससे वो उसी में रह जाते हैं और ये उनको खा जाता है और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। अन्य कीट भक्षी पौधे, जैसे ये नेपेंथिस कीट भक्षी पौधा है, इसी तरह से और भी कीट भक्षी पौधे हैं, जैसे डोसेरा, डायनोमिया, सेरोसिनिया, यूट्रिकुलेरिया। ये भी पौधे इसी की तरह से हैं। अब हम देखते हैं खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये खेजड़ी वृक्ष है। ये पाया कहाँ जाता है फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान के खेजड़ी गांव में पाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान के। ये जो खेजड़ी गांव पड़ा राजस्थान का, ये खेजड़ी पेड़ के नाम पे ही पड़ा है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में भी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इस पेड़ को, खेजड़ी पेड़ को कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि कम पानी की आवश्यकता नहीं होती तो ये यहाँ पाए ही नहीं जाते, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की भरपूर मात्रा में ज़रूरत होती है और रेगिस्तानी इलाकों में बारिश कम होती है, रेत ज़्यादा होती है, तो ऐसे जगहों पे पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इस वृक्ष की ये जो वृक्ष है, इसकी छाल जो होती है उसका यूज किसमें किया जाता है? तो दवा बनाने में। वही लिखा है, छाल दवा बनाने में यूज किया जाता है। जो लकड़ी होती है खेजड़ी वृक्ष की, इसको कीड़ा नहीं लगता है। इसके लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? इस वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। फर्नीचर में जैसे मेज, कुर्सी, बेड, सोफा, जो भी चीजें लकड़ी से बनी होती हैं, उसमें इस वृक्ष का ये लोग यूज करते हैं। इस वृक्ष की फलियों से सब्जी बनती है। क्या बनती है? सब्जी बनती है।
फिर लिखा है हमने अमृता देवी तथा 365 लोगों का बलिदान। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सन 1731 ईस्वी में राजस्थान का जो गांव था जोधपुर, वहां अमृता देवी बिश्नोई और खिजड़ी गांव में, ये जो खिजड़ली गांव था, यहाँ वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी 362 महिलाओं के साथ अपने जीवन का बलिदान कर दिया था वृक्षों को बचाने के लिए। इस गांव में आज भी वृक्षों को काटने में और पेड़ पौधों पशुओं को काटने में सजा दी जाती है। यहाँ आज भी पेड़ पौधे काटना वर्जित है। फिर एक पॉइंट नहीं लिखा है हमने, आप नोट कर लीजिएगा। इनके सम्मान में, अमृता देवी जो बिश्नोई थी, उनके सम्मान में भारत ने अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि जो वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू हुआ था वो किसके उपलक्ष्य में, तो अमृता देवी के सम्मान में शुरू हुआ था। ये कौन सा वृक्ष है, तो ये है रेगिस्तानी ओक। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक पॉइंट आपका यही बनता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर लोग रेगिस्तान लिख देते हैं, बट ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई देखते हैं कितनी होती है, तो इस पेड़ की ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इस पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर 250 से 300 फीट नीचे की तरफ होती हैं और इसके पेड़ के तने में पानी जमा होता है। जो इसका ये तना है आपको दिखाई दे रहा है, इसके तने में क्या होता है, पानी जमा होता है। और जब इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, तने में पाइप डाल करके पानी को निकालते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए उसका यूज करते हैं। मतलब पीने में यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। जहाँ जहाँ उनको पानी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो पानी का यूज करते हैं। ये कौन सा पौधा है, तो ये क्रोटोन पौधा है। ये पौधा क्या करता है, तो ये पौधा जो होता है ये जमीन की दशा को बताता है कि कब हमें खेतों में पानी डालने की ज़रूरत है और कब ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एक तरह से हमें सिग्नल देने वाला पौधा माना जाता है। क्रोटोन पौधा जो होता है इसकी जो जड़ें होते हैं ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इसीलिए हमें ये सिग्नल दे देता है। फिर क्या लिखा है, बहुरंगी पत्तियां होती हैं इसकी। ये जो क्रोटोन पौधा है इसकी आप पत्तियां देखिए, ये पत्तियां बहुत कलर की हैं। तो यही लिखा है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो बहुरंगी होती हैं। फिर है भू निर्माण और सौंदर्यीकरण में इसका यूज किया जाता है। मतलब लोग जो होते हैं इस क्रोटोन पौधे का यूज कहाँ करते हैं, तो भू निर्माण में और सौंदर्यीकरण में इसका यूज करते हैं। फिर है बरगद। ये कौन सा पेड़ है, तो ये बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ जो होता है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसकी जड़ें जो होती हैं वो खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो एक खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं, सहारा देती हैं। जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है और आगे बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती है। जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, शाखाओं से टहनियों से नीचे लटकती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। आपकी एनसीईआरटी में इतने ही वृक्ष के बारे में, इतने ही पौधों के बारे में दिया था, वो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आपको झूम खेती के बारे में बताएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम पशु पक्षी मकान पौधों के बारे में आपको फुल डिटेल में बताएंगे, बट बीच बीच में 1-1 नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कहाँ से पूछे जाते हैं, किस पॉइंट से पूछे जाते हैं,
ये भी साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं झूम खेती। ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। ये जो खेती की जाती है झूम खेती, ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्र में कहाँ? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में ये खेती की जाती है। इसे जनजातीय कृषि या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। या पूछे जनजातीय कृषि के बारे में या स्थानांतरित कृषि के बारे में तो भी आप यही लिख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इस खेती में एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। जब एक फसल को काट लेते हैं हम तो कुछ वर्षों के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उनमें जो बांस या घास उग जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? उखाड़ते नहीं हैं। जब खेतों में हम कुछ नहीं बोएंगे, कुछ नहीं डालेंगे तो उसमें घास फूस बांस वगैरह तो निकलते ही हैं। फिर हम उन्हें क्या करते हैं? उन्हें हम उखाड़ते नहीं हैं, बस उन्हें गिरा करके जला देते हैं। और जलाने के बाद जो राख होती है उसे ही हम उर्वरक के रूप में यूज कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? बाद में भी इस खेती को करने के लिए हम इस खेत को जुताई नहीं करते हैं, उसके सिर्फ हल्की सी खुदाई करते हैं और उसमें नई फसल उगाने के लिए उस हल्की सी खेत की जुताई करके उसमें बीज डाल देते हैं। बस इतना ही इस कृषि के बारे में आपकी एनसीईआरटी में मेंशन था और इतने ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके लिए मैं वो सोची कि मैं इस पॉइंट को भी आप तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाघ के बारे में। तो ये जान लें कि बाघ क्या है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब जो बाघ के देखने की क्षमता है वो मनुष्यों से 6 गुना बेहतर है। 1-2 गुना नहीं, 6 गुना बेहतर है। ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। मतलब यदि कोई बाघ है वो कहीं से आवाज दे रहा है या गुर्रा रहा है तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। जब हवा में कंपन होती है तो बाघ की मूंछें भांप लेती हैं कि शिकारी के आने की आवाज है कि हवे की आवाज है। जिससे क्या होता है? शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। फिर है बाघ मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है, जिससे वो अपने साथी को बता देता है कि ये हमारा इलाका है और ये दूसरे का इलाका है। इससे वो लोग क्या करते हैं? अपने इलाके का निर्धारण करने में सहायता करते हैं, अपने अपने इलाके का। फिर है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने में अंतर को भांप लेती हैं। कौन भांप लेता है? तो उसकी मूंछें। ये अभी हमने आपको बताया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया था जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। फिर है 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। ये संख्या बढ़ी है पिछले 12 वर्षों के आंकड़े के हिसाब से। अब हम एलिफेंट के बारे में देखते हैं। हाथी 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। मतलब जो 3 महीने के बच्चे होते हैं उनका वजन कितना होता है? तो 200 किलोग्राम का। और यदि पूछ ले कि हाथी का गर्भधारण कितने माह का होता है तो वो 22 माह का होता है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या होती है? ठंडक मिलती है। इसके लिए उसे कीचड़ में खेलना पसंद होता है।
कान पंखे जैसे होते हैं। ये जो कान इनके पंखे आकार के हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, इससे वो क्या करते हैं, अपने शरीर को हवा पहुंचाते हैं। हाथी आराम बहुत कम करते हैं, वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो होता है वो आराम बहुत कम करता है और 2 से 4 घंटे ही सोता है। बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। 100 किलोग्राम लिखा हो या 1 कुंतल लिखा हो, दोनों सही है। हाथियों के झुंड में 10 या 12 हथनी बाकी बच्चे होते हैं। जो उनका झुंड होता है वो 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। फिर है 14 से 15 साल का हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है, उसके बाद वो अलग रहने लगता है। हाथियों का शिकार क्यों करते हैं लोग? तो हाथी का शिकार इसके जो दांत होते हैं उसी के लिए किया जाता है। अब हम स्लॉथ के बारे में देखते हैं। स्लॉथ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भालू की तरह दिखाई देता है, पर ये भालू नहीं है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो सबसे ज्यादा ये दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये जो स्लॉथ आपको दिखाई दे रहा है, ये दुनिया का सबसे आलसी जीव माना गया है और यह एक शाकाहारी जीव भी है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते रहता है। ये पेड़ों पे सीधा नहीं सोता है, उल्टा लटक कर सोता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पे ही घूमता है। मतलब इसकी आयु पूछे तो इसकी आयु कितनी है? 40 वर्ष है और ये सिर्फ 8 पेड़ों पे ही अपने जीवन में घूमता है। प्रत्येक पेड़ पे ये सिर्फ 5 वर्ष तक ही रहता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, बाकी दिन ये पेड़ों पे ही रहता है, इसीलिए इसे बहुत ही आलसी जीव माना गया है। जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म होते हैं तभी ये उस पेड़ से उतरता है और दूसरे पेड़ पे चला जाता है। जो ये स्लॉथ है इसे एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। ये क्या है? एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में इतना ही दिया गया था और इतने में से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर दी। अब हम आपको मधुमक्खी के बारे में पढ़ाएंगे। हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि हम पौधे, पशु, पक्षियों के बारे में तो पढ़ेंगे ही, बट बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में। तो मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स बिहार में है। फिर लिखा है मैंने, लीची के फूल मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं। और जो ये लीची के फूल होते हैं ये कब खिलते हैं? तो ये फरवरी में ही खिलते हैं और मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। यही क्वेश्चन, यही पॉइंट 2023 में जो अगस्त में ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उसमें पूछ लिया था। 4 अलग अलग महीनों को देकर के, अलग अलग ऑप्शन देकर के, एक ऑप्शन में अक्टूबर से दिसंबर दे दिया था। फिर एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को ही कहते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। जो भी मधुमक्खियों का छत्ता होता है तो उसमें क्या होता है? एक रानी मधुमक्खी होती है और भी जो नर मधुमक्खियां होती हैं वो रानी मधुमक्खियों की मदद करती हैं।
एक प्रकार का नाच करती हैं मधुमक्खियां। ये जो मधुमक्खियां भन भन की आवाज करती हैं, ये एक तरह का डांस भी करती हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कोई भी मधुमक्खी हमें मार देती है या काट लेती है, तो उसमें क्या मिलता है? फार्मिक अम्ल मिलता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है, खुजली होती है, जलन होती है, थोड़ी बहुत पेन भी होती है। तो ये मधुमक्खी के बारे में हमने बीच में एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। अब हम अलग अलग राज्यों के मकानों के बारे में पढ़ेंगे। लेह लद्दाख, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। डायरेक्ट यही पूछ लिया था एक बार कि ठंडा रेगिस्तान किस राज्य को कहा जाता है। इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छम नृत्य और जाबारो नृत्य यहाँ के फेमस नृत्य हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर के पत्थर के घर बने होते हैं। जो यहाँ पे घर होते हैं वो 1 या 2 फ्लोर के ही होते हैं। छत और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। ये एक से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का यूज करते हैं। दीवार मिट्टी की, उस पर चूने की मोटी परत चढ़ा देते हैं ये अपने घरों की दीवारों पे। इनके यहाँ बारिश बहुत कम होती है बट बर्फ पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखते हैं, लेकिन जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो ये लोग भी नीचे फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे ही आके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की नहीं होती है। और जब ठंड अधिक पड़ती है तो ये खुद भी वहां रहने लगते हैं और अपने खाना बनाने, मेहमानों को रुकने की व्यवस्था भी ये लोग ग्राउंड फ्लोर में ही कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह ट्रांस है, जो लद्दाख में है। यहाँ लोग एक दूसरे का स्वागत करने के लिए जूले जूले शब्द का यूज करते हैं। जूले जूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। स्किट पोपुल लद्दाख का गांव है, यहाँ का ये फेमस गांव है, इसके लिए इसके बारे में भी मैंने यहाँ नोटिस। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। पहले वहां की कुछ प्रसिद्ध चीजों के बारे में जान लेंगे, फिर हम वो पॉइंट को पढ़ेंगे जो हमारे सीटेट में बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार भी पूछ लिए जाएं। जैसे जम्मू कश्मीर की डोंगा नाव, डल झील, शिकारा नाव, हाउस बोट, खत्मबंद, ये एक ऐसे पॉइंट हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम जम्मू कश्मीर के कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है हमें, जम्मू और कश्मीर की सीमाएं पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख से मिलती है। कश्मीर का राज्य पशु हंगुल है। जैसे अलग अलग राज्यों के राजकीय पशु होते हैं, तो उसी तरह कश्मीर का राज्य पशु क्या है? हंगुल है। राज्य पक्षी क्या है कश्मीर का? तो काली गर्दन वाला सारस। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। कश्मीर की भाषा पूछेगा तो क्या हम लिखेंगे? उर्दू और डोंगरी यहाँ की भाषा है। कश्मीर का मुख्य परिधान फिरन है। फिरन एक जैसे बोरके होते हैं उसी तरह का डिजाइन का एक कपड़ा होता है। बाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बाजवान जो है, बाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। और एक चीज हमारे सीटेट में पूछता है कश्मीर से कि कश्मीर में सरसों के तेल में पकाकर मछली खाते हैं। क्वेश्चन जब पूछता है तो पूछ लेगा कहाँ के लोग सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं? तो कश्मीर के लोग। फिर एक कहवा, कश्मीर में कहवा केसर चाय काफी लोकप्रिय है यहाँ की। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कहवा चाय कहाँ की लोकप्रिय है? तो कश्मीर की। फिर हमारे सीटेट के पॉइंट आते हैं। डोगा नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डोगा नाव कहाँ मिलती है? तो झेलम नदी में, डल झील में।
इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। होती तो ये लकड़ी की है, लेकिन ये दिखने में कैसी होती है, तो यह एक घर की तरह। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होती है उसे खत्मबंद कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था कि खत्मबंद किसे कहते हैं। हाउस बोट जो होती है वो 80 फीट तक लंबी होती है। जो हाउस बोट की लंबाई होती है वो 80 फीट तक लंबी हो सकती है। शिकारा नाव भी कश्मीर में चलती है। एक शिकारा नाव होती है, वो कहाँ पे चलती है, तो वो सिर्फ कश्मीर में ही चलती है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। और वहां से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कश्मीर के मकानों में जो खिड़कियां होती हैं वो बाहर की ओर उभरी होती हैं। तो जो खिड़कियां वहां की होती हैं, खिड़कियों को ही हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि डब किसे कहते हैं, तो जो खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं उसे ही हम डब कहते हैं। अब हम असम राज्य के बारे में जानेंगे। ये असम के मकान हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? असम राज्य को। यहाँ पे जो घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पे होते हैं। जैसा देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो घर बना है वो बांस के खंभों पे और 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बना है। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबों का टिम्बर कहते हैं। असम की जो भाषा है वो असमी और बोडो है। कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी और बोडो। और असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। पारंपरिक पोशाक जो है असम का मेखला है। लंबी स्कर्ट और चादर होती है। ये वहां का पारंपरिक पोशाक है। जब वो अपने त्योहार वगैरह मनाते हैं तब ये इसे पहनते हैं। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है, तो असम का त्योहार है। यह त्योहार कब मनाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यह त्योहार फसल की कटाई पर मनाया जाता है। भेला घर के बारे में पूछ लेता है कि भेला घर कहाँ पे बनाया जाता है या किस राज्य के लोग बनाते हैं, तो असम के लोग बनाते हैं भेला घर। ये अस्थाई छप्पर होता है, कुछ टाइम के लिए बनाते हैं, इसमें वो लोग ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। बोरा चावल, ये क्वेश्चन इस बार अगस्त में पूछा था कि बोरा नामक चावल कहाँ, किस राज्य में पाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो असम राज्य में पाया जाता है बोरा चावल और चेवा चावल। अब हम मिजोरम के बारे में जानेंगे, मिजोरम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिजोरम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ के 3/4 लोग कहाँ रहते हैं, तो जंगलों में रहते हैं। यहाँ से एक नृत्य के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए हमने सबसे पहले पॉइंट में यही लिखा है। फसल काटने पर विशेष नाच चेराओ करते हैं। कहाँ के लोग? मिजोरम के लोग। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर नृत्य करते हैं। और ये चेराओ नृत्य जो होता है कब मनाया जाता है, तो जब फसल की कटाई होती है, चावल की कटाई होती है, तब ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ खेतों की लॉटरी निकलती है और झूम खेती मिजोरम में ही होती है। हमने जब पढ़ाया आपको झूम खेती के बारे में, तभी हमने बताया था कि वो मिजोरम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। मिजोरम की भाषा देखो क्या क्या है, मिजो, लुसई और कुकी, ये यहाँ की मुख्य भाषा होती है। अब हम आपको थोड़ा सा राजस्थान के बारे में पढ़ा करके फिर हम पक्षियों के बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे
क्योंकि जितने राज्य आपके सीटेट के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब एक बार मैं राजस्थान बता करके फिर आपको सभी पक्षियों के बारे में बता देती हूँ। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। अब नहीं बनाए जाते हैं, बट ये पहले के हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इन्हीं घर के बारे में जिक्र है, तो हम यही पढ़ेंगे। घर मिट्टी के बने होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं, छत कटीली झाड़ियों की होती हैं, कम बारिश होती है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने आंगन में एक बहुत बड़ा टैंक का निर्माण करते हैं, और जो इनकी छतें होती हैं ये ढालू बनाते हैं। जब इनके यहाँ बारिश होती है तो छतों से बारिश का पानी नीचे गिरता है और उस टैंक में चला जाता है। फिर लोग उस पानी को छान करके अपने यूज में लेते हैं। तो बस इतना ही आपकी एनसीईआरटी में राजस्थान के बारे में दिया था। अब हम पढ़ते हैं पक्षियों के बारे में। सबसे पहले हम पक्षी में देखते हैं शक्कर खोरा। शक्कर खोरा को ही सूर्य पक्षी कहते हैं, सनबर्ड्स कहते हैं। यह पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ये गांव में या कहीं पे भी अपना घोंसला बनाता है तो इसका घोंसला लटकता हुआ दिखाई देता है। ये जो अपना घोंसला बनाता है वो बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े, इन्हीं सारी चीजों को जमा करके ये अपना घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी? तो शक्कर खोरवा पक्षी। क्वेश्चन यही पूछता है कि किस पक्षी का घोंसला लटकता हुआ रहता है, तो लटकता हुआ घोंसला किसका रहता है? शक्कर खोरवा का। अब हम देखते हैं कौवे के बारे में। कौवा क्या है? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां भी होती हैं। जो कौवा का घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां भी बनी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, तो कौवा होगा। यदि पूछ लेगा सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे कौन घोंसला बनाता है, तो चील रहेगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, और कौवा समझता है कि एक उसका अंडा है और वो उसे भी पालता है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। फिर है कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है। मतलब जो कलचिड़ी होती है पत्थरों के बीच में तो घोंसला बनाती है, लेकिन इसका घोंसला मुलायम होता है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। इन सभी पक्षियों के बारे में एनसीईआरटी में एक कविता लिख दी गई है। उसी कविता के थ्रू इनके बारे में समझाया गया है। अब हम चीलबाज और गिद्ध के बारे में देखते हैं। तो चीलबाज और गिद्ध इन तीनों की देखने की जो क्षमता होती है वो मनुष्यों से 4 गुना अधिक होती है। चील जो होता है अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है, और जो बाज होता है ये सबसे ऊंची पेड़ की ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। वहीं गिद्ध का देखेंगे तो गिद्ध क्या करता है, सुनसान पेड़ों पे अपना आश्रय बनाता है और वहीं अपने अंडे देकर छोड़ देता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है, और गिद्ध को पृथ्वी का अपमार्जक माना जाता है या अपमार्जक होते हैं। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ।
आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, वो भी इसलिए कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती और आपके पास टाइम कम था, इसलिए। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।